नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। नीतीश जी अब क्या करेंगे, ये सवाल बहुत बड़ा है। और वो इसलिए चूंकि जो संकेत हैं वो जाहिर तौर पर सदमे में डालने वाले हैं, अगर आप इसे जदयू के लिहाज से देखें तो। हालांकि इससे कम परेशानी राजद की नहीं है। वहाँ का आला कमान तो इन दिनों एजेंसियों के शिकंजे में फंसा हुआ है। तेजस्वी यादव का संकट भी बहुत भारी हो चला है। वैसे तो वो सीबीआई वगैरह को हड़काते रहे हैं, दांत दिखाते रहे हैं, लेकिन उनको भी एक बात समझ में आ गई है कि इससे बात बनने वाली नहीं है, मामला बिगड़ सकता है। उनका अनुभव पिछला तो जो रहा उनको याद ही होगा कि जब पिछली बार सीबीआई गई थी और वो उनको डांटने और फटकारने और एक तरह से कहिए धमकाने के मोड में आ गए थे तो उनकी जमानत खतरे में पड़ गई थी। अभी भी कुछ उसी तरह की आनाकानी वो कर रहे थे और ये मामला सम्मन से जुड़ा हुआ था। सीबीआई इनको सम्मन कर रही थी कि आइए आपसे पूछताछ करनी है इन नौकरी के बदले जमीन वाले मामले में, जिसमें ईडी ने खजाने का एक तरह से कहिए कि जखीरा अगर ना कहें तो भी बहुत कुछ तो हासिल किया ही है, जिसके बारे में वो दावा करती कि उसके पास एविडेंस है। तो अब जब इतना सब कुछ हो रहा है और इसकी जांच पड़ताल चल ही रही है और जिस तरह से एजेंसियां इसमें तमाम चीज़ें जुटा रही हैं, उससे भले ही एफआईआर में इनका नाम ना हो नौकरी के बदले ज़मीन वाले में, लेकिन जो संकेत हैं और वो तो ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी इससे जुड़े तो हैं। इस लिहाज से भी और क्या और कोई जानकारी है उस लिहाज से भी सीबीआई चाहती है कि आइए और आप जो है सवालात का जवाब दीजिए। लेकिन अब पिछली बार तो इन्होंने कहा कि साहब ये स्थिति है, दूसरी बार ये चैलेंज करने चले गए कि ना हम आएंगे नहीं, हम सीबीआई के सम्मन को ही चैलेंज कर देंगे। दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए। दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई और दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जाइए, आपको जाना तो पड़ेगा ही। हाँ, इनको एक चीज का डर सता रहा था कि सीबीआई हमको गिरफ्तार कर लेगी। और दरअसल ये देखिए, ये डर आजकल सबको सता रहा है, उन लोगों को जिन लोगों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, वो सब इस समय डरे हुए हैं कि साहब कब ईडी पकड़ लेगी, कब सीबीआई पकड़ लेगी। क्यों? जब अगर इस तरह की चीजें हुई हैं तो जाहिर तौर पर उसके लिए तो जो कानूनी प्रक्रिया है वो होगी। लेकिन एक समय था जब ये अपना विशेषाधिकार मानते थे कानून को तोड़ना और कानून तोड़कर अपने खजानों को भरना। अब दरअसल क्या हुआ कि वो विशेषाधिकार वाली स्थिति चली गई। अब ये अलग बात है कि वो स्थिति चली गई और एजेंसियां काम कर रही हैं तो उन्हें ये कहा जा रहा है कि ये राजनीतिक टूल बन गई हैं। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात आपको एक बताता हूं और फिर आता हूं बिहार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर। देखिए, जिस सीबीआई को आप घेरा जा रहा है उसी आप देखिए कि सीबीआई के जो प्रमुख हैं उनको जो नियुक्त करने का प्रोसीजर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसी प्रोसीजर के तहत अब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी। मतलब यह हुआ कि वो प्रोसीजर जो है वो निष्पक्ष है और उस प्रोसीजर को लेकर सबने बड़ी ताली पीटी कि नहीं, ये तो बड़ा अच्छा हो गया और अब जो है इसी तरीके से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी। लेकिन जब उसी प्रोसीजर से सीबीआई के प्रमुख आते हैं तब यह कैसे कहा जा रहा है कि साहब ये जो है सीबीआई ये सत्ताधारी दल के इशारे पर काम कर रही है। जाहिर तौर पर वो अपना काम कर रही हैं, लेकिन चूंकि वो अपना काम करते हुए उन रसूखदार लोगों पर हाथ डाल रही हैं जिनको ये लगता था कि साहब हम तो नीति निर्माता हैं, हमारा तो कुछ हो नहीं सकता है। अब उनको अखर रहा है और वो एजेंसी की क्रेडिबिलिटी को ही, उसकी विश्वसनीयता को ही कटघरे में खड़ा करने में जुटे हुए हैं। लेकिन फिलहाल तेजस्वी यादव और उनका कुनबा तो एजेंसियों के चंगुल में फंसा ही है और उसकी बड़ी वजह वो भ्रष्टाचार है जो एक जमाने में लालू प्रसाद यादव ने किया। तो अब राजद की स्थिति बड़ी गंभीर हो गई है और उसके साथ जुड़कर सरकार बनाए हैं नीतीश जी। तो नीतीश जी का भी संकट कम नहीं है, चूंकि वो तो इन सब चीजों के खिलाफ रहे हैं, लेकिन अब उन लोगों के साथ खड़े हैं। हालांकि बयान वगैरह वो नहीं दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये सब तो वही बताएंगे जिन लोगों ने किया है।
तो इससे ये माना जा रहा है कि वो शायद दूरी बना रहे हैं। अब उस दूरी में वो कितना आगे जाएंगे ये एक अलग मसला है, लेकिन इससे बड़ी जो दो तीन बातें हुई हैं उसने नीतीश जी को बहुत परेशान कर दिया है। देखिए, नीतीश जी एनडीए इसलिए छोड़े थे ताकि वो अपना जनाधार बचा सके। एक, उनको लग रहा था कि भाजपा उनका जनाधार खा लेगी, और हालांकि उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी ये लोग तोड़ रहे हैं, वो तो अभी भी टूट रही है, और इस तरह से टूट गई है कि उपेंद्र कुशवाहा पैरेलल जदयू खड़ी कर ले रहे हैं। तो वो तो अभी भी समस्या बनी हुई उनके साथ। जिस जनाधार को बचाने गए थे वो जनाधार भी खिसक गया है, मतलब पार्टी भी गई, जनाधार भी गया। और इधर वो जिस आप ये कहिए कि आकांक्षा और महत्वाकांक्षा में गए थे, वो आकांक्षा और महत्वाकांक्षा भी जाती रही। अब पीएम पद का कैंडिडेट कौन होगा कौन जाने, इसको लेकर अभी असमंजस बना हुआ है। एक दूसरा, जो उन्होंने राजनीतिक पूंजी जुटाई थी वो पूंजी अब इस करप्शन के आरोप में निपट न जाए, यह भी उनके लिए संकट है। और एक दो जो बड़ी चीजें और हो रही हैं वो ये कि भाजपा ये इस बात को मानकर चल रही है कि नीतीश जी अगर इधर उधर होते हैं तो ठीक, नहीं तो अगर हम अकेले जाते हैं तो वो कौन कौन लोग होंगे जिनको अपने साथ जोड़ने पर एक आप ये कहें कि बेहतर स्थिति बिहार में हो सकती है। तो उस लिहाज से आप देखें कि उपेंद्र कुशवाहा की सुरक्षा बढ़ा दी गई, उनको मतलब सुरक्षा दी गई है। मुकेश सैनी को भी जेट सिक्योरिटी दे दी गई है। चिराग पासवान के पास जब वो उनको भी दी गई। इस तरीके से अगर आप देखें तो कुशवाहा, निषाद ओट और पासवान, वैसे उनका सिर्फ अपने ही जातीय समूह ने नहीं बल्कि उस आप ये कहिए कि वर्ग में ही चिराग पासवान का अपना एक बड़ा आधार माना जाता। और ये लोग कहते हैं कि 6% तो उनका है ही है, साथ ही साथ वो 3-4% और मत को प्रभावित करते हैं। तो कुल जमा 10% के आसपास जो है वो मत चिराग पासवान अपने साथ रखते हैं या उतने इन्फ्लुएंस करते हैं। और तकरीबन इतना ही मत जो है आप 6-7% के आसपास उपेंद्र कुशवाहा के पास भी है। और जिस तरीके से नीतीश जी फिलहाल राजद के साथ खड़े दिखाई देते हैं और जो उन्होंने घोषणा की थी पीछे कि साहब यही बनेंगे, तो उसकी वजह से उपेंद्र कुशवाहा का पक्ष बड़ा मजबूत हो गया है। तो इसलिए भी माना जा रहा है कि उनके पास भी वो आधार है। और एक चीज और कि उधर जाने की वजह से, मतलब राजद की तरफ जाने की वजह से जदयू का अपना जनाधार खिसका है। तो ये जो तमाम चीजें हुई हैं और फिर सहनी को जिस तरह से जोड़ा गया है, तो ये 3 चीजें अगर आप जोड़ कर देखें और भाजपा का जो अपना मत प्रतिशत माना जाता है उनका कि 25-26% के आसपास रहता है, उस 25-26% में अगर ये जो एड ऑन हो रहा है और ये एड ऑन भी 20-22% के आसपास है, अगर आप इन तीनों लोगों को जोड़े तो चिराग पासवान और मुकेश सहनी और फिर उपेंद्र कुशवाहा, तो ये मिलाकर भी जो 20-22 होता है, तो आप कुल देखेंगे तो जो एक मैजिक फिगर माना जाता रहा कि 45% मत तो महागठबंधन का रहता ही है। हालांकि उस 45 में अब अगर आप जदयू का देखें तो जदयू का आधा वोट तो खिसक ही गया है। तो उस नजरिए से अगर आप इसका आकलन करेंगे तो अब उनके पास कोई 37% के आसपास मत बचता है, 36-37% के आसपास। उसके बरक्स अगर आप जिस तरीके से भाजपा अपना समीकरण बैठा रही है और जिस तरीके से राजद पर शिकंजा कसा जा रहा है, इन दोनों को अगर आप साथ जोड़ कर देखें तो, और प्लस वो 3 लोग, 3 नेता, तो भाजपा का कुल मत प्रतिशत बिहार के नजरिए से अगर आप देखें तो वो 42-43 के आसपास जाकर बैठता है। तो इस हिसाब से जो परिस्थिति है वो दरअसल नीतीश जी को समझ में आ रही है कि बहुत बेहतर तो उनके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ भाजपा अपनी जो रणनीति है उसके लिहाज से आगे बढ़ने में लगी हुई है। जो कुल कहानी है वो यही कि भाजपा वहाँ नीतीश जी के बिना भी बेहतर कर सकती है। इस बात को वो समझ भी रहे हैं और इसीलिए तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन फिलहाल क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। पर
महागठबंधन तो संकट में फिलहाल दिखाई ही दे रहा है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप सक्षम हैं तो मतांतर की आर्थिक मदद भी कीजिए।